मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था। उसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और हम इनके रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इनको अलग अलग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करा है। ओके, on page number 63, your topic: how are natural resources classified? Natural resources are obtained from nature. Some of these resources are used directly. अब नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं और हम उसको डायरेक्टली यूज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर आपको नेचर से डायरेक्टली मिलता है और आप उसको डायरेक्टली यूज भी करते हो। From the above activity, it can be seen that there are number of natural resources around us that have different characteristics. आप अपने आसपास का environment देखते हो तो उसमें आप ऐसे बहुत सारे natural resources देख सकते हो, visualize कर सकते हो, जिसका कि आप daily life में यूज भी कर रहे हो। तो आप उनको different उनके characteristics के हिसाब से आप उनको different norms के according से आप classify भी कर सकते हो। These variety in characteristics are for the needs to the further classify natural resources. Natural resources can be classified on the basis of the level of development and their use, origin, renewability and distribution. अब इस वजह से इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से हमें इनको फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, है ना। उसके यूजेस क्या है, ओरिजिन वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, रिन्यूएबल है नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। अब एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, ये पढ़ते हैं। The distribution and the quantity of these resources are known to humans, है ना। अब इनकी actual resources distribution quantity कितनी है ना। For example, we are aware of distribution of soil in India, so this is an actual resources। जैसे कि हमें soil के बारे में, soil से हम क्या यूज कर सकते हैं ना। एक तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है soil इंडिया में, और उसके साथ साथ हमें पता है कि हमें soil के साथ करना है ना, हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, एक्चुअल रिसोर्सेज का। और साथ ही साथ में एक एग्जांपल दे रखा है कोल का, कोयले का। ओके, तो उससे कोल की वजह से अदर एग्जांपल्स मिनरल रिसोर्सेज, कोल, आयरन, पेट्रोलियम, इन तीनों का एग्जांपल दिया, कोल का, आयरन का, पेट्रोलियम का। अब हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसका यूज कर पा रहे हैं, है ना, हम उसको यूज में ला पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी भी अवेलेबल हो एज वेल एज हम उसको अच्छी तरीके से यूज करना या उसको यूटिलाइज करना जानते हो, ऐसे रिसोर्स को हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। अब आता है नेक्स्ट पोटेंशियल रिसोर्स। द क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अननोन टू ह्यूमंस। ह्यूमंस को पता ही नहीं है कि इसकी क्वांटिटी में अवेलेबल है एज वेल एज हम इसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे। हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी भी नहीं पता है कि कितना अवेलेबल है नहीं है, और साथ ही साथ हमें ये नहीं पता है कि हम इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सके या कैसे यूज कर सके। ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, है ना। ऑल्सो दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम इसको क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को यूज कर पाए। Such resources are called potential resource। अब potential resource इसलिए कि in future अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। That is why it is known as potential। क्यों, in the perspective of our future में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उस वजह से ये रिसोर्सेज काफी पोटेंशियली फ्यूचर में हेल्प करेंगे ह्यूमंस को, because they have the potential to use in future। जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर में हम इनका यूज कर सकते हैं। अब आपकी बुक में एग्जांपल दिया रखा है जियोथर्मल एनर्जी। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जियोथर्मल एनर्जी ऑफ द अर्थ इज क्वाइट हाई एंड देयरफॉर प्रोवाइड ट्वाइस द एनर्जी ऑफ ऑल द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पुट टुगेदर।
अब इसमें आपको देखिए जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ की खुद की अपनी जियोथर्मल एनर्जी होती है, पर लेकिन हम उसको हार्नेस नहीं कर सकते, हम उसको यूज नहीं कर सकते। ओके, अगर उस एनर्जी को अगर हम कंपेयर करें तो अर्थ पे जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, कोल, पेट्रोलियम, है ना, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, इन सबको मिला भी दिया जाए तब भी ये उससे दुगनी ज्यादा क्षमता वाली एनर्जी है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इट कैन नॉट बी यूज्ड, बट प्रेजेंटली वी आर यूटिलाइजिंग ओनली फ्रैक्शन ऑफ इट। ओके, और हम इसके कुछ आई थिंक 1% या 2% इसका हम यूज कर पा रहे हैं, और सिर्फ आई थिंक न्यूजीलैंड की ऐसी कंट्री है जहां पर जियोथर्मल एनर्जी पर रिसर्च किया जा रहा है या फिर यूज किया जा रहा है। Only few countries such as New Zealand are using geothermal source of energy as an actual source of energy. In India, we have not been able to harness geothermal energy properly. Hence, it is used for a potential resource. और इंडिया में हम इस एनर्जी को हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम इस एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास लैक ऑफ वी डोंट हैव इनफ टेक्नोलॉजी एज रिजल्ट पोटेंशियल फॉर्म पोटेंशियल फ्यूचर के देखते हुए हम इसको एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी मानेंगे। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, ये हमारे दो क्लासिफिकेशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हम सेकेंड जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ द नेचुरल सोर्सेस, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन यानी कि कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, तो they can be classified on basis of two classify किया गया है, biotic resource and the abiotic resource. Biotic resources are the living resources such as plants and animals. Biotic resources ऐसे resources जो कि हमें plants या फिर animals के थ्रू मिल रहे हैं। Okay, in other terms you can say the natural form of resource. Okay, but लेकिन plants और animals में, okay, not मतलब है तो नेचर से मिलेगा, बट लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से ऐसे सोर्सेस मिल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बायोटिक। अब पढ़िए एबायोटिक, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग बट नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ऐसे सोर्सेज जो कि हमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द नेचर से मिल रहे हैं, सच एज सॉइल, एयर और वाटर। सॉइल, एयर एंड वाटर को हम नॉन लिविंग सोर्स माना जाता है, नॉन लिविंग सोर्स एज ए नेचुरल रिसोर्स। तो ये हमें सॉइल, वाटर, एयर हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हो गए। ओके, अब जो हम तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ओके, कि हम किसी चीज को वापस से यूज कर सकते हैं कि नहीं, उसे वापस से रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, इसके बेसिस पे वी हैव टू क्लासिफिकेशन, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। Renewable sources replenish quickly. Some of these such as solar or wind energy are unlimited and are not affected by human activity. However, some of such sources such as water and forest resources are affected by the pollution. They are used up due to indiscriminate exploitation by humans. Renewable sources यानी कि वो खत्म नहीं होगी, वापस से रिन्यू होती जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारी सोलर एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि हमें सन से मिलती हो, जो कि अभी खत्म नहीं होगी। ओके, साथ साथ विंड एनर्जी, हवा है, ये भी हमारे फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी, और जो कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के से इफेक्ट नहीं होती है, बट लेकिन कुछ ऐसी रिन्यूएबल सोर्सेस हैं जो कि इफेक्ट हो सकती है, जैसे कि फॉरेस्ट है, हमारा जंगल है, वो रिन्यू हो सकता है, हर साल उसमें न्यू प्लांट्स, न्यू ट्रीज ग्रो हो सकते हैं, है ना, होते हैं। अगर हम कंटिन्यूस पॉल्यूशन करते जाएंगे तो ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे फॉरेस्ट है ना, वाटर है, तो ये सारे सोर्सेज हमारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन पे इफेक्ट पड़ सकता है। फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्स ये आते भले रिन्यूएबल सोर्स पर है, बट लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या फिर बहुत ज्यादा हम इनको यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर अप कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, वाटर का बेहिसाब यूज कर रहे हैं, तो हालांकि ये रिन्यूएबल सोर्सेज है बट हम एक्सेस अमाउंट में यूज कर रहे हैं, तो इससे इन पर फ्यूचर में इफेक्ट पड़ सकता है। बट सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को अभी हाल फिलहाल में
इन द फ्यूचर। अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे हम और ज़्यादा यूज कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं जब आगे आगे जैसे ही हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा लेंगे। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आर लिमिटेड एंड कैन गेट एग्जॉस्टेड इफ नॉट यूज्ड वाइजली। ऐसे रिसोर्सेज जो कि कुछ समय बाद अगर हमने ध्यान से या हमने उसको ठीक तरीके से यूज नहीं करा है ना, तो वो आगे जाके पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ओके, इसका एग्जांपल आप दिमाग में, आप बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर टाइम्स में वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दे टेक थाउजेंड ऑफ इयर्स टू रिप्लेनिश। दे Though both forest and mineral resources can get exhausted, mineral resources are considered as a non-renewable sources because the time taken to renew this is more than a human being lifespan. अब ऐसे रिसोर्सेज जो खासकर मिनरल्स, गोल्ड हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको सालों साल, सैकड़ों साल लग जाता है फॉर्मेशन में, तो वो ह्यूमन लाइफ स्पान से बहुत ज्यादा समय लेता है वापस से रिक्रिएट होना, वापस से वो मिनरल्स फॉर्म होना। As a result, these resources, minerals are one of the most non-renewable sources. अगर हमने उसको वाइसली यूज नहीं करा तो फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट हो, खत्म हो जाएंगे। ओके, now the next topic is how important are human resources. Human resources कितने ज्यादा important होते हैं, ह्यूमन मेड। ओके, जो हम ह्यूमंस ने बनाए, क्या बनाया, हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं, ओके, हमने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमने जो क्रिएट करी, ये सारे कौन से रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन मेड, क्योंकि हम इंसानों ने बनाया। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट? ओके, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड इन देयर रॉ फॉर्म। जितनी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रही है उनको हम रॉ फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, उसमें हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड स्किल की वजह से। जब जाके उसमें कुछ चेंजेस आएंगे और जब जाके हम उसको यूज कर पाएंगे। सपोज दैट एन एग्जांपल आप आयरन कर लीजिए, लोहे का ले लीजिए, लोहे के साथ हम बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं, बट अगर रॉ फॉर्म अगर आयरन आप देखोगे तो वो आपकी यूज का है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपकी स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको किसी ढांचे में डालना, उसको हमारे हिसाब से इफेक्टिव यूज में लेकर आना है। ओके, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड इन देयर रॉ फॉर्म, ऑल they are economically less valuable in their original form। अगर हम इसका ओरिजिनल फॉर्म देखेंगे तो इसका कोई ज्यादा वैल्यूआइजेशन नहीं होती है। ओके, पर लेकिन जब इसमें हमारे ह्यूमंस की नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी लगती है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन become a resource when people started to extract the metal from its ore and made it usable। आयरन ore प्रेजेंट थी, है ना, पहले से प्रेजेंट था, आयरन पहले से प्रेजेंट था, क्या उसकी इतनी वैल्यू थी? नहीं थी, बट सिंस इंसान ने अपने दिमाग से इसको रिसोर्स को किस पे कन्वर्ट कर लिया, एज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। पहले देखो आयरन कैसे यूज होता था, सिर्फ टूल्स में, वेपन्स में और यूटेंसिल्स यानी कि बर्तनों में यूज होता था। पर लेकिन आज की दुनिया में कहाँ यूज होता है? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस में यूज होता है, आपके हाउसेस बनाने में होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में होता है, जितनी भी मशीन्स बन रही है सब आयरन की बन रही है, जितने भी आपके व्हीकल्स के साथ में आयरन है। तो इसका मतलब देखिए पहले जो रॉ फॉर्म था उसका इतना ज्यादा यूज नहीं था, लेकिन आज के मुकाबले हम देखें तो आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और उसको बनाया किसने? हम ह्यूमंस ने, है ना, उसमें मॉडिफिकेशन लाके और हमने वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्रिएट करे। ओके, areas that have efficient human resources have higher productivity. For instance, iron is used by humans to construct machines which are used in factories to increase in productivity। अब ऐसी जगह जहाँ पर ये रिसोर्सेस मिलती है, अगर ह्यूमन उसको बनाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है। फॉर एन एग्जांपल कि आयरन से ही हम मशीन बनाते हैं, उसी मशीन से हम कोई दूसरी मशीन बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, उसी चीज से हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, हम लार्ज क्वांटिटी में हम बनाते जा रहे हैं। दिस मेड आयरन एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। Hence, human intervention is required for economical use of natural resources। अब इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी नॉलेज, स्किल और पावर से वो किसी भी रॉ मटेरियल को भी अब को ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज बना सकता है। फॉर आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।